हेलो दोस्तों, मैं आशीष पांडे। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल कैरियर विद उत्कर्ष में। आपको मैंने पिछली क्लास में भूगोल और पर्यावरण के संबंध में बताया था। केवल एक परिचय दिया था, इंट्रोडक्टरी क्लास था वो। और मैंने आपको बताया था कि भूगोल में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो शाखाओं का हम अध्ययन करेंगे। उसमें से मैंने पहला टॉपिक जो लिया है भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, और जिसका एक टॉपिक है वायुमंडल। महत्वपूर्ण टॉपिक है। वायुमंडल से बहुत प्रश्न आते हैं, और जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो उसमें से कई चीज़ें आपको ये वायुमंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। वायुमंडल क्या है, उसके घटक क्या हैं, उसकी संरचना कैसी है, कैसे प्रभाव डालता है, जैसे जैसे वायुमंडल में चीज़ें बदलती हैं तो कैसे उसका प्रभाव मौसम और जलवायु पर पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे। मुख्य चीज़ है उसका डेफिनेशन कि है क्या वायुमंडल। देखो, वायुमंडल गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण है। मैंने डेफिनेशन लिखा है, गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण है। यांत्रिक मिश्रण है मतलब वायुमंडल में गैस है, और वो गैस जो आप सामान्यतः गैस जानते हैं, हैवी गैस है, लाइट गैसेज हैं। जलवाष्प भी एक गैस है। धूल कण क्या है, निलंबित कण है, एक पार्टिकल्स है। तो इन्हीं का मिश्रण है जिसको हमने कहा गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। तो वायुमंडल गैसों का यांत्रिक मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। पृथ्वी की सतह है ये, और सतह को चारों तरफ से आप ऊपर उठते हैं जैसे, तो क्या मिलेगा, एक वायुमंडल ही है, ये आवरण है, गैसों का आवरण है जो बिल्कुल ढका हुआ है, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, आवृत किए हुए हैं। अब ये कहाँ तक घेरा हुआ है, आप सुने होंगे, एक है अंतरिक्ष। वायुमंडल से पार जब आप निकल जाते हैं तो अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, निर्वात, जहाँ कोई हवा नहीं है। इसका मतलब अगर पृथ्वी की सतह से आप जाएंगे तो एक निश्चित ऊंचाई तक ही आपको वायुमंडल मिलेगा, और उसकी ऊंचाई जो है लगभग 29,000 किलोमीटर, 29,000 किलोमीटर तक है। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, 29,000 किलोमीटर तक। उसके ऊपर आप जाएंगे तो निर्वात शुरू हो जाएगा, मतलब वहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ कोई हवा नहीं है। तो मैंने बताया वायुमंडल गैसों का यांत्रिक मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब चूंकि वायुमंडल से ही पूरी पृथ्वी चारों तरफ से घिरी हुई है, तो निश्चित तौर पे वायुमंडल में जो तत्व हैं उसमें अगर बदलाव होगा तो मौसम और जलवायु में बदलाव होगा। तो वायुमंडल के जो तत्व हैं वही मौसम और जलवायु को निर्धारित करते हैं। और मौसम और जलवायु किसको निर्धारित करता है, मानव के रहन सहन, आचार विचार, उसकी सारी गतिविधियों को मौसम और जलवायु द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वायुमंडल को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताता हूँ कि मौसम और जलवायु क्या है, कैसे इनमें क्या डिफरेंस है। ये आप देखें तो वायुमंडल की परिभाषा के बाद हम देखें कि वायुमंडल के तत्व क्या हैं। वायुमंडल के तत्व, जब हम कहते हैं वायुमंडल के तत्व तो उसमें देखो, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या जलवाष्प, इसी को जलवाष्प भी कहते हैं। जलवाष्प, आपके हवाएं, पवनें, विंड्स, बादल, क्लाउड्स, वर्षा, वर्षण। वर्षा और वर्षण में अंतर क्या है, वर्षण मतलब हिमवर्षा, जल वर्षा और ओला वर्षा, तीनों को मिला दो वर्षा के रूप है, उसे कहते हैं वर्षण, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के तीन रूप हुए, जल वर्षा, हिमवर्षा और जल वर्षा, जिसको सामान्यतः वर्षा कहते हैं। दूसरा है हिमवर्षा,
और तीसरा आपका होगा ओला वर्षा। ये हो गया रेनफॉल, स्नोफॉल और हेलफॉल, 3 रूप वर्षण के होते हैं। इन सभी का अध्ययन हम वायुमंडल के तत्वों के रूप में करते हैं। और आप देखेंगे कि जब हम वायुमंडल या जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो ओवरऑल इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। यही हमारे टॉपिक्स होंगे आगे विस्तार से जब हम पढ़ेंगे। तो वायुमंडल के ये तत्व हुए। अब मौसम और जलवायु की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं तत्वों में बदलाव होता है। लेकिन फर्क क्या है? मौसम और जलवायु वेदर एंड क्लाइमेट कैसे डिफरेंस एक दूसरे से डिफरेंट हैं? क्या उसमें परिवर्तन होता है? डेफिनेशन तो एक ही है, बस थोड़ी उसमें अंतर है कि वायुमंडलीय दशाओं, पहला अगर हम देखें वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक अध्ययन है। वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक अध्ययन है। जब मैं कहता हूं दशा, वायुमंडलीय दशा, दशा मतलब वायुमंडलीय तत्व कि तापमान कैसा है, बादल है कि नहीं है, मौसम साफ है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, इन चीज़ों का अध्ययन। वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक अध्ययन, शॉर्ट टर्म के लिए, क्षण प्रति क्षण, दिन प्रतिदिन, अभी क्या हुआ, अभी मान लो 12 बजे हैं, अभी क्या मौसम है, 1 बजे बादल आ जाए, 2 बजे बारिश हो जाए, मौसम बदल जाएगा। जलवायु क्या है? सेम है, वायुमंडलीय दशा तो एक ही होगा, वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक अध्ययन, लॉन्ग टर्म। यह है पहला डेफिनेशन। यहां फर्क केवल अल्पकाल का है और दीर्घकाल का है, काल का है, टाइम का है। किसका है? टाइम का है। ये क्षण प्रति क्षण, दिन प्रतिदिन आप मौसम का अध्ययन करते हैं। आप कहते हैं कि आज का मौसम ऐसा है, कल का मौसम ऐसा होगा, परसों का मौसम ऐसा था। ये तो नहीं कहते कि आज की जलवायु ऐसी है, कल की जलवायु कुछ और होगी, ऐसा नहीं करते। आप कहते हैं इंडिया की जलवायु गर्म है और ब्रिटेन या यूरोप की जलवायु ठंडी है, तो वहाँ जलवायु का प्रयोग कहते हैं। वहाँ ये नहीं कहते कि मौसम। इसका मतलब ये दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म में परिवर्तन होता है। इसमें शॉर्ट टर्म में परिवर्तन, क्षण प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा, मतलब ये अस्थिर है। अगर हम दूसरा अंतर देखें तो ये क्या है? स्थिरता नहीं है, अस्थिर है। जबकि ये क्या है? तुलनात्मक रूप से स्थिर है। ऐसा नहीं कि इसमें कभी बदलाव नहीं होता, बदलाव इसमें भी होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। तो तुलनात्मक रूप से स्थिर है। ये फर्क ये है। एक प्रश्न आया, मैं प्रश्न आपको बताता हूं क्या है कि मौसम और जलवायु के अंतर को स्पष्ट करता है। मौसम और जलवायु के अंतर को स्पष्ट करता है। कौन करता है? उसमें विकल्प था ए टेम्परेचर, बी ह्यूमिडिटी, सी प्रेशर और डी टाइम। टाइम मतलब समय। अब कौन सा करेगा अंतर स्पष्ट? ये तत्व दोनों में है क्योंकि दशा में सब आ गए, ह्यूमिडिटी भी दोनों में है, प्रेशर भी दोनों में है। टाइम क्या है? एक लॉन्ग टर्म है और दूसरा शॉर्ट टर्म है। ये 20, 30 साल, 50 साल के वायुमंडलीय दशा का अध्ययन है। अब आप सुनते होंगे क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि
21वीं सदी के अंत तक दुनिया की जलवायु में परिवर्तन होगा, तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना है। मौसम तो नहीं कहा गया उसमें, मतलब एक लॉन्ग टर्म में परिवर्तन होता है। इसमें तो अभी मौसम कुछ है, धूप है, थोड़ी देर बाद बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी, मौसम बदल जाएगा। तो देखो चीज़ें, दशाएं इसमें भी वही है, दशा इसमें भी वही है, ये सब दशा है, मगर अंतर किसका है? टाइम का। इसका मतलब टाइम है जो मौसम और जलवायु को डिफरेंस को स्पष्ट करता है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आपने तरीके से समझा है तो उसका जवाब देना आसान हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल में मौसम और जलवायु का ही अध्ययन हम करते हैं, और उनमें कौन कौन से तत्व हैं, मुख्य रूप से उन तत्वों पर ही ध्यान दिया जाता है। आगे आप वायुमंडल का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है मैंने बताया, जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल के घटक, वायुमंडल के घटक। वायुमंडल के घटक 3 होंगे। नंबर 1 गैसें, दूसरा जलवाष्प, और तीसरा एरोसोल या धूल कण, डस्ट पार्टिकल या एरोसोल। गैसें, जलवाष्प, धूल कण, 3 ये कंपोजिशन है। जहाँ ये तीनों में से कोई भी एक अभाव है वहाँ मौसम और जलवायु की संभावनाएं निरस्त हो जाएंगी, उनमें बदलाव नहीं होगा। इसलिए तीनों ही घटक हैं, इन तीनों चीज़ों से मिलके ही वायुमंडल का निर्माण होता है। उसमें पहला हम पॉइंट लेते हैं, गैसों के बारे में पढ़ते हैं। गैसें वायुमंडल में भारी एवं हल्की दोनों प्रकार की गैसें होती हैं। अगर हम देखें भारी गैस कौन है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये जो है भारी गैसें हैं। भारी गैस मतलब वायुमंडल की निचली परत में रहते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सबसे भारी है। सबसे ज़्यादा भारी कौन सी गैस है? CO2। हैं सभी भारी, लेकिन CO2 सबसे अधिक भारी है। इसलिए वायुमंडल में अधिकतम ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ये गैस पाई जाती है। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो CO2 नहीं मिलेगा। निचली परतों में ही CO2 भारी गैस है, सबसे ज़्यादा भारी है। इसलिए वायुमंडल की निचली परतों में अधिकतम 90 किलोमीटर तक ही ये मिलेगा। आपको पता है कि नाइट्रोजन का अनुपात कितना है? 78.3% के आसपास है। जनरली हम राउंड फिगर में, आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है, जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में है, इसके क्या फायदे हैं? पहली बात, भारी गैस है, सबसे अधिक है, पोषक तत्व है। जो दलहनी फसलें होते हैं, लिग्नस जो प्लांट होते हैं, दलहनी फसलों के जड़ों में ये नाइट्रोजन राइजोबियम द्वारा फिक्स किया जाता है, तो ये पोषक तत्व है। दूसरी बात, प्रोटीन का हिस्सा है। दूसरी बात, जहाँ नाइट्रोजन का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। इसका मतलब वायुमंडल में इतना अधिक नाइट्रोजन अगर है तो उसका एक फ़ायदा ये है कि आग से सुरक्षित है। पृथ्वी जो है जनरली आसानी से आग नहीं लगते हैं। आप देखें गर्मियों में जंगलों में आग लग जाता है, तो नाइट्रोजन अगर ना हो तो आसानी से
हर जगह आग ही आग दिखाई दे। जहाँ आग बुझाने का काम किया जाता है वहाँ नाइट्रोजन के यौगिकों का ही प्रयोग होता है। आप सब जरा देखें तो आग बुझाने में सहायक है, पोषक तत्वों का हिस्सा है और नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में है। दूसरा अगर हम देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्राणवायु है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जीवन की संभावना नहीं होगी। दूसरी बात, इसका अनुपात जो है 21% है दूसरे नंबर पे। अगर आप देखें इन दोनों को ही मिला दें तो लगभग 99% जो है गैसों में इसी का हिस्सा है, केवल इन दोनों गैसों का 99% हिस्सा है। तो ऑक्सीजन प्राणवायु और आग जलाने के लिए ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आग आप जला नहीं सकते। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लग सकती है। तीसरा आपका CO2। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, हरित गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। और इसका अनुपात जो है 0.034% है। पहले 3 लिखा जाता था, इसका अनुपात बढ़ा है। ग्रीन हाउस गैस है, इसका अनुपात 0.34% है। अब आप देखें CO2 बदनाम है कि तापमान में वृद्धि हो रही है CO2 की वजह से। सही बात है। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो आने वाले जो सौरिक विकिरण हैं, सनलाइट है, उसके लिए तो पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन जो पार्थिव विकिरण है, जो पृथ्वी से जो विकिरण होती हैं, उनके प्रति ये अपारदर्शी होती हैं, उनको जाने नहीं देती। तो आने वाले प्रकाश तो आ रही है, तापमान बढ़ रहा है, और यहाँ से जो विकिरण जाएंगी उनको अगर रोक लेगी ये गैस तो तापमान बढ़ेगा। इसीलिए उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। निश्चित तौर पे सभी ग्रीन हाउस गैसों में CO2 का अनुपात 50% है। सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है। 50% भूमिका केवल CO2 की है। हालांकि CO2 एक संसाधन भी है, इस बात को ध्यान रखें। अगर CO2 ना हो तब भी जीवन की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि CO2 की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्लांट भोजन बनाते हैं, और उसकी वजह से सभी को भोजन उपलब्ध हो पाता है। बगैर भोजन के जीवन संभव नहीं है, तो ये भोजन का एक हिस्सा भी होता है। तो CO2 एक संसाधन है, लेकिन अपने निश्चित अनुपात में संसाधन है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस भी है, यदि इसके अनुपात में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर तापमान में वृद्धि होगी, जो कि नुकसानदायक है, क्योंकि मौसम और जलवायु कठिन हो जाएंगे। तो CO2 सबसे भारी गैस है। एक चीज़ और है कि CO2 सबसे भारी गैस है, सबसे भारी है एक बात, और अधिकतम, कई बार पूछा ये, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलती है। इससे ऊपर आप जाएंगे तो CO2 नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आर्गन के संबंध में हम बताएं, आर्गन पता है अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस मतलब जो जनरली क्रिया नहीं करती है। दूसरी बात, इसका अनुपात 0.93%। अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा ऑर्गन की है, और 0.93% इसके हमारे पूरे वायुमंडल में इसकी भूमिका है। ऑर्गन का उपयोग ज़्यादातर ट्यूबलाइट वगैरह में करते हैं, अक्रिय गैस में ट्यूबलाइट वगैरह में प्रयोग करते हैं। तो ये भारी गैस थी जिनके बारे में आपको बताया। हल्की गैसों में आप देखें, हल्की गैस में हीलियम, नियॉन, आपका हाइड्रोजन, ये हल्की गैसों में।
हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो वायुमंडल के सबसे ऊंची परत में कौन सी गैस पाई जाएगी? हाइड्रोजन, सबसे ऊपर। और गैसें भी पाई जाती हैं, मगर अगर पूछे कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत पे कौन सी गैस पाई जाएगी तो हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे हल्की गैस है और इसका अनुपात बहुत कम है, 0.001% है। हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 0.001% है हमारे वायुमंडल में। तो आप देखें कि 100 से अधिक गैसें हैं जिनकी बहुत कम मात्रा भी उपयोगी है, और उस कम मात्रा में थोड़ी सी भी वृद्धि अगर कर दी जाए तो एक समस्या भी उत्पन्न होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, ओजोन, O3, ओजोन, ये वायुमंडल में 15 से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन जो है 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाएगी ओजोन, और इसका अनुपात कितना है वायुमंडल में? इसका अनुपात मात्र 0.00006% है। अब आप समझ सकते हैं, 40 है, फिर है 6, इतनी कम मात्रा है, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये परत ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हीट रेज है, परावैंगनी विकिरण, वो नीचे पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएंगे। अगर वो नीचे की सतह तक पहुंच जाएं तो उससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो होगा, तापमान शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, उत्पादन कम होगा, जैव विविधता ह्रास होगा, और जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं उनको स्किन कैंसर की संभावना हो सकती है। तो ये ओजोन परत एक प्रकार की फिल्टर परत है, फिल्टर परत, जो लाइफ सेविंग लेयर कहते हैं जिसको। तो 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के तक ये ओजोन गैसें पाई जाती हैं, लेकिन कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो 15 से 30 किलोमीटर के बीच ही मिलता है। यहाँ पे सांद्रण बहुत ज़्यादा है, यहाँ सघनता ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी अधिक मात्रा में आपको 50 किलोमीटर तक ओजोन की गैसें मिल जाती हैं। तो देखो, अभी तो मैं आपको भारी या हल्की गैसों के संबंध में बताया। दूसरा घटक अगर हम देखें, जलवाष्प, बहुत महत्वपूर्ण घटक है जलवाष्प। ह्यूमिडिटी, इसको आर्द्रता भी कहते हैं। ह्यूमिडिटी, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर नोन एज वाटर वेपर, जलवाष्प। जल का गैसीय रूप को क्या कहते हैं? आर्द्रता। वायुमंडल में आर्द्रता एक घटक है, और पूरे जलमंडल के जल का कितना अनुपात जो है वायुमंडल में है। अगर ये देखा जाए कि पूरा जलमंडल, चाहे वो आप महासागर ले लें, आप ग्राउंड वाटर ले लें, नदियाँ वगैरह, स्थल पर जितने जल स्रोत हैं, और वायुमंडल में जितना जल है, तो पूरे जलमंडल में जलवाष्प की कितना अनुपात है, कितनी मात्रा है उसमें, तो आप देखेंगे कि वो केवल 0.01% है। अगर पूरे जलमंडल की आर्द्रता संघनित हो जाए तो वो पूरे जलमंडल का कितना जल होगा? 0.01% होगा। इतनी अल्प मात्रा है, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण है। ये अगर ना हो तो वर्षा ना हो, ना बादल बने, ना बिजली चमके, तो जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती है इसके लिए जरूरी है। आर्द्रता है क्या? जलवाष्प, जल का गैसीय रूप, जल का गैसीय रूप आर्द्रता है। अब वायुमंडल में जो वायुमंडल का निर्माण है, जिसमें गैस है, आर्द्रता और धूल कण है, उस निर्माण में इसकी कितनी भूमिका है? वायुमंडल में आर्द्रता की औसत मात्रा 2.5 है।
कितना है? अगर पूरे वायुमंडल का भार हम देखें, उस वायुमंडल के भार में आर्द्रता का कितना हिस्सा हुआ? 2.5 है। लेकिन ये वेरिएशन इसका होता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, औसत मात्रा हमने लिया। लेकिन मैक्सिमम आप जाएंगे तो 0 से 4% तक आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है, आप ये देखें कि ये ग्लोब है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। पूरे ग्लोब के वायुमंडल में आर्द्रता की औसत मात्रा 2.5 है। लेकिन क्या ये हर जगह एक जैसे हो सकता है? हर जगह इसका अनुपात एक जैसा नहीं होगा, आर्द्रता बदलती है। आर्द्रता का जो है कालिक और स्थानिक परिवर्तन होता है, मतलब ह्यूमिडिटी वेरी करेगी किस पर? टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएशन पर। जैसे जैसे स्थान बदलेंगे या काल या समय बदलेगा, वैसे वैसे आर्द्रता की मात्रा भी बदल जाएगी। तो भूमध्यरेखीय क्षेत्र में अधिकतम 4% आर्द्रता आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्रुवों पे, पोल पे, जहां साल भर थ्रू आउट द ईयर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है, वहां के वायुमंडल में आपको नमी नहीं मिलेगी, वहां 0% होगा। तो मिनिमम 0%, मैक्सिमम 4%, ओवरऑल अगर आप ले लेंगे तो 2.5%। तो आर्द्रता की औसत मात्रा 2.5% और मिनिमम 0, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहाँ, आर्द्रता मैक्सिमम कहाँ मिलेगी? भूमध्यरेखीय क्षेत्रों पे, इक्वेटोरियल रीजन पे। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में मैक्सिमम 4% आर्द्रता वायुमंडल में होगी। मैंने कहा स्थानिक और कालिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब आप देखें कि भारत में इधर आपका असम है और ये आपका राजस्थान है, एक ही अक्षांश में है। लेकिन असम में आर्द्रता और राजस्थान में आर्द्रता एक जैसे है क्या? असम में आर्द्रता अधिक है और राजस्थान में आर्द्रता सबसे कम है, एक अक्षांश पे है। अगर हम देखें सूर्य का प्रकाश तो बराबर है, एक ही अक्षांश में है, मगर फिर भी आर्द्रता में अंतर है, स्थानिक अंतर मिल गया। अब कालिक देखो, जुलाई अगस्त में जो नमी मिल जाएगी, क्या वही नमी दिसंबर जनवरी में मिल सकती है क्या? नहीं। तो समय बदलने पे, स्थान बदलने पे आर्द्रता की मात्रा बदल जाती है। पूरे ग्लोब पर मैक्सिमम 4% भूमध्यरेखीय क्षेत्रों पे, ध्रुवों पे 0%। लेकिन औसत मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 2.5। सबके अलग अलग प्रश्न आएंगे, उसमें पूछेगा औसत मात्रा कितनी है? इतनी। मैक्सिमम कितनी होती है? 4। मिनिमम कितनी होगी? 0। आगे आप चलें कि आर्द्रता जो है वायुमंडल में, अगर हम ऊंचाई तक पे जाएंगे तो कहाँ तक नमी पाई जाएगी? तो आप देखें कि वायुमंडल में 5 किलोमीटर तक नब्बे 90% आर्द्रता पाई जाती है। जितने भी वायुमंडल की आर्द्रता है उसका 90% हिस्सा केवल 5 किलोमीटर तक पाई जाएगी। बाकी जो है 10% 5 किलोमीटर से ऊपर, लेकिन ज़्यादातर निचली परत क्षोभ मंडल में ही नमी ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो वर्षा बादल हैं वो अधिकतम मैं बता रहा हूँ आपको 4 किलोमीटर तक मिलेंगे, जहाँ से आपको बारिश हो सकती है। बादल भी की ऊंचाई भी 6 किलोमीटर तक ही है जनरली ऊंचाई, क्योंकि बादल के लिए नमी चाहिए और नमी अधिकतर जो अधिकांशतः 90% 5 किलोमीटर तक है, तो बादल की ज़्यादा ऊंचाई होती नहीं है। निचले बादल ही 2000 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक जो बादल होते हैं उन्हीं से अधिकांश वर्षा होती है, जिसको मूसलाधार वर्षा कहते हैं। तो 90 किलोमीटर तक ही 90% आर्द्रता 5 किलोमीटर तक ही पाई जाएगी। अब देखें, अगर आर्द्रता ना हो वायुमंडल में तो क्या होगा? तो क्या बिजली चमकेगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी, आपका हिमवर्षा होंगे, पाला, ओला, ओस, ये कुछ नहीं होगा। जितनी मौसम संबंधी गतिविधियां हैं वो कुछ भी नहीं घटेंगी। तो
वायुमंडल में मौसम और जलवायु के लिए आर्द्रता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे अब आ जाएं, धूल कण, एरोसोल, धूल कण, डस्ट पार्टिकल, ये क्या है? धूल कण है क्या? हमें दिखाई तो देते नहीं। वैसे जनरली एक प्रश्न भी आया कि वायुमंडल में जल दिखाई देता है कभी? यस और नो? कई बार या तक नहीं, दिखाई नहीं देता। क्या कभी नहीं दिखाई देता? सामान्यतः दिखाई तो नहीं देता, जल के कण तो नहीं दिखाई देते, लेकिन आप देखें कि जब संघनन होता है, चाहे वो ओस के रूप में हो, चाहे वो ओला के या वर्षा के रूप में हो, तो वायुमंडल से ही तो वो जल आता है, तो दिखाई तो देता है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिखाई देता, कुछ परिस्थितियों में दिखाई देता है। लेकिन वो जो आर्द्रता है जो मैं अभी पढ़ाया, वो जल के जो बारीक कण हैं वो कहाँ टिकते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आप फ्रिज से एक ठंडा बोतल निकाल कर रखें तो आप देखेंगे चारों तरफ जल की बूंदें उसमें आ जाती हैं। ये भी नहीं पता चलता हमें कि वो जल की बूंदें बोतल की है कि वो एटमॉस्फेयर का है, वो कहाँ का है। वो जो आर्द्रता है वो संघनित हो गई, कम टेम्परेचर में संघनन हो जाता है, तो वो जल की जो नमी, जो वायुमंडल की नमी थी, वो चारों तरफ बोतल के संघनित हो गई जल के बूंद के रूप में। वो वायुमंडलीय जल ही है। तो वो हमें अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं वो जल के कण, तो कहाँ है? वो इस धूल कण के उसमें ही टिके होते हैं। और ये धूल कण जो होते हैं हवा में निलंबित कण होते हैं, सस्पेंसिव पार्टिकल होते हैं, ये जो हवा में गति करते रहते हैं। आई बात समझ में? तो धूल कण हवा में निलंबित कण हैं, इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। आर्द्रताग्राही मतलब नमी को ग्रहण करने, आर्द्रताग्राही नाभिक। अगर ये धूल कण ना हो तो वायुमंडल में आर्द्रता टिक ही नहीं सकती, इनके सहारे ही टिकी होती है। तो आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। तो आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। अगर ये हैं तभी आर्द्रता संभव है। जब आर्द्रता है तो मौसम में परिवर्तन संभव है। इट मीन्स अगर धूल कण ना हो तो मौसम में कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। इसकी ये भूमिका है। दूसरी भूमिका ये है, धूल कण की वजह से विवर्तन होता है। विवर्तनिक क्रिया क्या होता है? विवर्तन होता है। विवर्तन कहते हैं उसे स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, सॉरी, क्या कहा जाता है? धूल कण की वजह से ही प्रकीर्णन होता है, बिखराव, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। सूर्य की किरणें जैसे इन डस्ट पार्टिकल से टकराती हैं तो वो बिखर जाती हैं, प्रकीर्णन होता है। और प्रकीर्णन की वजह से ही सुबह और शाम में आसमान का रंग हमें लाल दिखाई देता है और दिन में नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है? आसमान या तो लाल या फिर नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन धूल कण की वजह से होता है। प्रकीर्णन की वजह से आसमान का रंग सुबह और शाम लाल रंग और दिन में नीला रंग दिखाई देता है। समझ रहे? आप साइंस में इनको पढ़ते होंगे। तो प्रकीर्णन और आर्द्रता, ये जो क्रिया हो रही है ये धूल कण की वजह से हो रही है। तो ये हुए घटक, तीनों घटक का अपना रोल है और इन घटकों से ही वायुमंडल का निर्माण होता है। कैसा रोल है वो मैंने आपको बताया।